गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का पार्ट 3 इम्यूनिटी इसमें डिस्कस करेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंटीबॉडीज, एंटीजन, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, इन सब टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनको हम एक और नाम देते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। अगर हम इसके नाम को बाइफरकेट करें, इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, ग्लोब्युलिन मीन्स प्रोटीन। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका कि मेन फंक्शन एंटीजेंस के साथ बाइंड करने का होता है। टू बाइंड विथ एंटीजेंस मीन्स एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है टू बाइंड विथ एंटीजेंस। अब एंटीजेंस क्या थे? एंटीजेंस वो केमिकल थे जो किसी भी इन्वेडर ने, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो बाहर से आए थे, उन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते वक्त उसकी बॉडी में बनाए थे। तो एंटीजेंस को बाइंड करने का काम करते हैं एंटीबॉडीज और इनसे फाइट करके इनको शरीर से बाहर निकालते हैं। अब हम अगर एंटीबॉडीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के सरफेस पर ये एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और इन एंटीजेंस को फाइट करने का या इनसे रिएक्ट करने का काम करती हैं एंटीबॉडीज। ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अब अगर हम इनके कुछ फंक्शंस की बात करें तो वो फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज। Number 1, to target foreign invaders, foreign microorganisms। बॉडी में आने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आ रहे हैं, उनको टारगेट करने का काम एंटीबॉडीज का होता है। ये उनको पहचानते हैं और पहचानने के बाद उनको फाइट करके खत्म करना, मारने का काम करती है। तो टू टारगेट द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल्स। आप नए सेल्स को बनाने का काम, इम्यून सिस्टम में नए सेल्स को बनाकर के तैयार करने का, पहचानने का काम किसका होता है? एंटीबॉडीज का होता है। इसके बाद नंबर 3 है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स। जो भी इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसने जो भी टॉक्सिन्स को रिलीज किया है उनको न्यूट्रलाइज करने का, उनको खत्म करने का, उनको बॉडी में मिला देने का काम कौन करता है? एंटीबॉडीज। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। आप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी से कैसे बाहर निकालना है, कैसे खत्म करना है,
उसका भी काम किसका है, एंटीबॉडीज का। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करने का काम भी एंटीबॉडीज करते हैं। तो पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टारगेट किया, उसके बाद इम्यून सेल्स को तैयार किया, उनको रिक्रूट किया कि कौन कौन से इम्यून सेल्स को इनके अगेंस्ट फाइट करना है। इसके बाद जो भी टॉक्सिन्स किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाए थे उनको बॉडी में न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करने के बाद उन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को बॉडी से रिमूव करने का काम और मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी के लिए तैयार करने का काम एंटीबॉडीज करती हैं। तो ये थे कुछ एंटीबॉडीज के जनरल फीचर्स या फंक्शंस। अब हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडीज के एक डायग्राम की, जिसको कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है। ये एक वाई शेप्ड डायग्राम है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज हमें पता है प्रोटीन्स की बनी हुई है और इनमें कुछ ब्रिजेस पाए जाते हैं। पहले जितने भी एंटीबॉडीज हैं ये पेप्टाइड चेन की बनी हुई है। पेप्टाइड चेन्स 4 पेप्टाइड चेन से बनी हुई होती हैं। इनमें से 2 हैवी पेप्टाइड चेन्स होती हैं, हैवी चेन्स, और 2 लाइट चेन्स। तो यहाँ पर हमने जो ये छोटी चेन बनाई हुई है, ये जो सेकंड पार्ट बनाया हुआ है, दिस इज द लाइट चेन। ये लाइट चेन है। दो हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स। ये हैवी चेन्स हैं दोनों, और ये लाइट चेन। लाइट चेन में ये इतना पोर्शन हम लोग दूसरे कलर से डिजिग्नेट कर रहे हैं जो कि चेंजेबल होता है। इसको नए एंटीजन के साथ साथ ये आने पर चेंज हो जाता है पोर्शन। अब यहाँ पर ब्रिजेस पाए जाते हैं। तो पहली चीज, 2 हैवी चेन थी, 2 लाइट चेन थी, तो इनका जनरल फॉर्मूला हो गया H2L2। अब ये जो हैवी चेन्स होते हैं इनमें ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। जिस जगह पर एंटीजन जाकर इसमें फिट हो जाता है, दिस पोर्शन इज नोन एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। अभी हमने कहा एंटीबॉडीज क्या है, वो प्रोटीन्स हैं जो एंटीजन को बाइंड करने का काम करते हैं, इनको अपने साथ फंसा लेते हैं। अब इनके बीच में कुछ बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये बॉन्ड्स डाइसल्फाइड एंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। डाइसल्फाइड क्योंकि 2 सल्फर मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 तो हुए हैवी चेन में। और इसके बाद
तरीके से टोटल काउंट जो होता है इनका वो 16 नंबर में होता है। दिस इज 16 इन नंबर। These तो डाइसल्फाइड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इनको ब्रिज कहा जाता है और दे आर 16 इन नंबर। ये हुआ डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज की। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। यहाँ पर हमने 5 टाइप के एंटीबॉडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। IgG, IG स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोब्यूलिन। IgG, IgA, IgM, IgE and IgD। IgG ये सबसे प्रेवलेंट ग्रुप है एंटीबॉडीज का। ये पूरे के पूरे ब्लड में तकरीबन टोटल एंटीबॉडीज का 75 से 80% होता है। जितने टोटल एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसका कुल भाग जो होता है उसमें से 75 से 80% भाग इस वाले ग्रुप का होता है, IgG का। ज़्यादातर ये फंजाई और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन करते हैं और इनका काम होता है न्यूबॉर्न के इम्यून सिस्टम को या इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। जो नए नवजात शिशु होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये वाला एंटीबॉडी। नंबर 2 है IgA। ये सेकंड प्रेवलेंट ग्रुप है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो IgG और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे आता है IgA। जो टोटल एंटीबॉडीज का तकरीबन 15% बनाता है और ये हमारे म्यूकस सिस्टम, जितना भी हमारी म्यूकस लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं हमारी नोज में, हमारे इसोफेगस में, हमारे इंटेस्टाइन में, वहाँ पर ये सिक्रीट होते हैं। दे आर फाउंड इन आईज, नोज, लंग्स, सलाइवा। जहाँ जहाँ पर म्यूकस लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर ये वाले एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉम में भी पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉम वो दूध होता है, वो मिल्क होता है जो माँ से न्यूबॉर्न को मिलता है, जिसमें ये वाले एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो किसी नवजात शिशु को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज IgM। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एंटीबॉडी है जो कि टोटल 5 से 10% हमारे टोटल एंटीबॉडीज़ का होता है और इनका काम होता है जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इन्वेड करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उससे एनकाउंटर इन्हीं को करना होता है। ये बॉर्डर के जो बॉर्डर लाइन फाइटर्स होते हैं वो होते हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना होता है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना होता है उस टाइम पर इनकी भूमिका सबसे अहम होती है। IgE ये सबसे लीस्ट कॉमन है, कम मात्रा में पाए जाते हैं 0.002% और ये ज़्यादातर एलर्जिक रिएक्शंस जो होती हैं, जो एलर्जीज हो जाती हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं। और IgD जो है इनके फंक्शंस अभी तक पूरी तरीके से मालूम नहीं हुए। तो ये मेन ग्रुप्स हैं एंटीबॉडीज़ के जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। IgG जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट क्लास है, IgA जो सेकेंड प्रेवलेंट क्लास है और तकरीबन 15% है। ये कोलेस्ट्रॉम में भी पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद IgM ये सबसे कॉमन एंटीबॉडी है, 5 से 10% प्रेजेंट होता है और फर्स्ट लाइन फाइटर्स कहलाते हैं। IgA ये लीस्ट कॉमन है, एलर्जिक रिएक्शंस पे पाए जाते हैं और इसके बाद IgD जिसका कि फंक्शन अभी तक वेल नोन नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज
that is vaccination and immunization. वैक्सीनेशन वर्ड, इम्यूनाइजेशन वर्ड्स ये लोकल लैंग्वेज में कई बार सुने होंगे। वैक्सीन्स का लगना या इम्यूनाइजेशन होना। पहले तो वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन है क्या चीज़? ये वो सिद्धांत है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन theory of memory. मेमोरी वर्ड काफी बार हम लोग पढ़ते सुनते आ रहे हैं अभी लगातार। मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजन से या बाहरी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम में जो मेमोरी होती है उस पर बेसिकली ये प्रिंसिपल बेस्ड है, दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट वैक्सीन के बारे में हम लोग को पता है, एडवर्ड जेनर का नाम काफ़ी फेमस है। एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने की पहली वैक्सीन बनाई थी। अब ये इम्यून सिस्टम जो होता है ये आर्टिफिशियल immunity is induced by immunization. जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, एक इम्यूनिटी वो जो हमारे अंदर ऑलरेडी इनबॉर्न थी, इनेट इम्यूनिटी, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज आर्टिफिशियल इम्यूनिटी थी, उसको इंड्यूस करने का काम कौन करता है? इम्यूनाइजेशन से होता है। अब ये इम्यूनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ या तो वैक्सीन्स, जिसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक, एक्टिव इम्यूनिटी, या फिर और बाय इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के थ्रू दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो अगर हम वैक्सीन्स को देते हैं तो एक्टिव इम्यूनिटी एनहांस होती है, और अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं तो फिर या इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज, तो ये पैसिव इम्यूनिटी को एनहांस करता है। मीन्स आर्टिफिशियल या एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इंड्यूस करने के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है, और इम्यूनाइजेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ या तो वैक्सीन या तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और अगर वैक्सीन्स के थ्रू होता है तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी के एनहांस करते हैं, और अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के थ्रू होता है तो उससे पैसिव इम्यूनिटी एनहांस होती है। अब ये वैक्सीनेशन है क्या? वैक्सीन्स क्या होती है? वैक्सीन्स होती हैं बेसिकली ये प्रिपरेशंस होती हैं प्रिपरेशंस ऑफ लाइव और वीकेंड पैथोजेंस। वही पैथोजेंस जो हमारी बॉडी को
डिस्टर्ब करने वाले थे, उन्हीं पैथोजेंस को या तो जिंदा या एनुलेटेड फॉर्म में वीकेंड करने के बाद में हम उनको तैयार कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स, और इन वैक्सीन्स को हम इंसर्ट कर देते हैं उस शरीर के अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसको इस आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की ज़रूरत है, जिसको उससे बचाव की ज़रूरत है उसके अंदर, तब हम उसको कहते हैं वैक्सीन। वैक्सीन का मेन फंक्शन क्या होता है? पहले वैक्सीन बनाने के बाद जब वैक्सीन को इंसर्ट किया तो उसने क्या किया? जेनरेट मेमोरी। उसने एक मेमोरी को जनरेट किया कि हमें क्या काम करना है और हमारे बॉडी के अंदर किस किस का इन्फ्लुएंस पहले हुआ था। इसमें मेमोरी जनरेट करने के बाद यहाँ पर बी एंड टी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। बी और टी सेल्स ने जो मेमोरी पहले तैयार की थी उससे उस वैक्सीन ने तैयार कर लिया। अब उसके बाद इन्होंने रिकॉग्नाइज किया द पैथोजन को या उसके एंटीजन को पहचान लिया। पहचानने के बाद overwhelm the antibodies, the invaders overwhelm the invaders with massive production of antibodies। जैसे ही कोई भी वैक्सीन तैयार हुआ उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर उसको दिया गया, इस वैक्सीन ने क्या काम करना शुरू किया? पहले उसने उसके अंदर एक मेमोरी को जनरेट किया कि उसने पहले कौन से सेल्स तैयार किए थे इन पैथोजन से लड़ने के लिए। उसके बाद उसने बी सेल्स और टी सेल्स की हेल्प से उन सेल्स को बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद रिकॉग्नाइज किया पैथोजन को, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में फर्क करना शुरू कर दिया। उनमें से जो नॉन सेल्फ वाले थे उन सेल्स को पहचानने के बाद ओवरवेल्म द इन्वेडर्स से ज़्यादा अमाउंट में मासिव प्रोडक्शन किया एंटीबॉडीज का, जिससे कि वो उनको बचा सके। तो दिस इज नोन एज वैक्सीन। ये वैक्सीन का फंक्शन हो गया। और वैक्सीन क्या होती है? ये प्रिपरेशंस होती हैं लाइव या वीकेंड पैथोजेंस की, जिनको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन की। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में। यहाँ पर हमने उनको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। लाइव वैक्सीन्स, किल्ड वैक्सीन्स, टॉक्सिड्स, सेल्यूलर फ्रैक्शंस एंड कंबाइंड वैक्सीन्स। पहले लाइव वैक्सीन की बात करते हैं। लाइव वैक्सीन्स में ये हमेशा लाइव पैथोजन से बनाई जाती हैं। मोस्ट इफेक्टिव होती हैं और इनका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, काफी लंबा, लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होता है इनका। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है मम्स के लिए जो वैक्सीन दिए जाते हैं, मम्स, मीजल्स, बीसीजी, इनके लिए जो वैक्सीन्स तैयार किए जाते हैं वो हमेशा लाइव वैक्सीन्स होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन्स होते हैं ये, और ये लाइफ लॉन्ग इफेक्ट देते हैं, मीन्स पूरे जीवन हमें इन बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, और ये पुरानी मेमोरी पर बेस्ड होते हैं। सेकेंड है किल्ड वैक्सीन्स। यहाँ पर पैथोजन को
किल करके वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। किलिंग के लिए जो प्रोसीजर यूज किया जाता है उसमें हीट या फिर अल्ट्रावायलेट रेज या कुछ केमिकल्स को यूज किया जाता है। किल्ड वैक्सीन्स जैसे एग्जाम्पल है इनका रैबीज, या कॉलेरा। रेबीज और कॉलेरा के लिए जो वैक्सीन तैयार की जाती हैं वो किल्ड वैक्सीन होती हैं, जो पैथोजन को मारने के बाद उनसे बनाई जाती हैं। और रेबीज, कॉलेरा और को मारने के लिए जो हीट है या यूवी रेज है या केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। और ये कंपैरेटिवली ये भी लाइफ लॉन्ग ही काम करती हैं, लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहती हैं। शॉर्ट टर्म। इसके बाद टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो किसी भी पैथोजन से रिलीज होते हैं। जैसे मान लिया ये टॉक्सिन है इस पैथोजन के अंदर, और यही वो टॉक्सिन है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी बॉडी को। ये पैथोजन है और पैथोजन के अंदर ये टॉक्सिन है। अब ये टॉक्सिन को हमने इकट्ठा कर लिया और इसी टॉक्सिन को यूज़ करके एक वैक्सीन बना ली जो पहले से ही उन टॉक्सिन से लड़ने के लिए हेल्प कर सकती है, और उनको एज अ वैक्सीन उसको यूज़ किया जा सकता है। उसको एंटीबॉडीज या एंटीजेंस के अगेंस्ट उसको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर टॉक्सिन्स फ्रॉम द पैथोजन, पैथोजन से ही मिलने वाले टॉक्सिन्स का यूज करके टॉक्सिड्स नाम के वैक्सीन्स बनाए जाते हैं। और इनको जो यूज किया जाता है बेसिकली जैसे कि टिटनेस, डिप्थीरिया एटसेट्रा। टिटनेस का कॉमन एग्जाम्पल। ये जो वैक्सीन्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। दे दिया एक बार, लेकिन जब कभी कंटैमिनेशन बहुत हैवी होता है, जब कभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई पर्सन अगर रोड पे गिरा, उसके चोट लगी, चोट लगने के बाद में उसको जल्दी से टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। टिटनेस मीन्स ये वो इन्फेक्शन है जो टिटनेस कॉजिंग बैक्टीरिया से लड़ने के लिए काम करते हैं। तो कितना भी पहले से वैक्सीनेशन हो रखा हो, लेकिन उस टाइम एट द टाइम टिटनेस का इंजेक्शन दोबारा दिया जाता है क्योंकि कंटैमिनेशन हैवी है और उससे फाइट करने के लिए उसी वक्त दिए गए वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टॉक्सिड से बनते हैं। उसके बाद सेल्यूलर फ्रैक्शन मीन्स सेल के टुकड़े कर या तो सेल वॉल के टुकड़े कर लिए जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टुकड़ों को यूज़ करके किया जाए, या जैसे बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल्स पाए जाते हैं, उन कैप्सूल्स के टुकड़ों को यूज़ करके जो वैक्सीन तैयार किए जाते हैं उनको हम सेल्यूलर फ्रैक्शन वैक्सीन कहते हैं। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेल फ्रैक्शंस। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका हेपेटाइटिस, न्यूमोनोकोकल वैक्सीन, जो न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया के जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके टुकड़ों को तोड़ करके तैयार की जाती है। इसके बाद कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन में जो पुराने तरीके होते हैं, या ये बहुत ही लेटेस्ट मेथड था, इसमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लाज्मिड्स को यूज़ करके उनके डीएनए फ्रेगमेंट्स को यूज़ करके तैयार किया जाता है, और ये होती है कंबाइंड वैक्सीन्स। इसके बाद 6 पॉइंट है हमारे पास अदर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हमने अलग अलग जनरेशन्स में डिवाइड कर लिया।
फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन वो थी जहाँ पर कि पैथोजन को या तो लाइव या तो डेड या कंबाइंड फॉर्म में यूज करके वैक्सीन को तैयार किया जाए, ऐसी वैक्सीन कहलाती थी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। इसके बाद सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आई जहाँ पर डीएनए का रिकॉम्बिनेशन तैयार किया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से तैयार की गई। डीएनए में बहुत सारे प्लाज्मिड्स को यूज करके रिकॉम्बिनेशंस यूज किए गए और उसके बाद जो वैक्सीन तैयार की गई उनको हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, जैसे कि जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ आजकल हेपेटाइटिस बी के लिए किया जा रहा है। इसके बाद थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो थी इसको सिंथेटिक वैक्सीन कहते हैं। यहाँ पर भी प्लाज्मिड्स को यूज़ किया जाता है और ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज की जा सकती हैं, बहुत बल्क अमाउंट में तैयार की जा सकती हैं और ऐसी वैक्सीन्स को यूज़ करके जो सिंगल पर्सन है उसकी इम्यूनिटी के साथ साथ उसके इन्वायरमेंटल जो डिस्कार्ड होता है उसके साथ भी इम्यूनिटी को जनरेट किया जा सकता है। तो ये हो गए फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में या तो लाइव या तो डेड या मिक्स फॉर्म में वैक्सीन को तैयार किया जाए, सेकेंड जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए से वैक्सीन तैयार किए गए और थर्ड जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड्स वैक्सीन को तैयार किया गया। यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। अब अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एलर्जी की एंड ऑटो इम्यूनिटी की और उसके साथ साथ हमारे शरीर में पाए जाने वाले इम्यून सिस्टम की। थैंक यू।